नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं फेडरल सिस्टम या फेडरेशन क्या होता है उसके बारे में। दरअसल हम ये टॉपिक जो है वो पढ़ रहे थे, जिसका नाम था सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस या सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें लास्ट टाइम हमने पिछले लेक्चर में देखा था पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंस देखा था, है ना। फिर हमने यूएसए का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसको साथ ही साथ कंपेयर किया था हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ यूके, और फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ यूके को कंपेयर किया था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ इंडिया से। ये सब चीज़ें हमने देखी है। यहाँ से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनते हैं और मेंस में भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। यहाँ कंपैरिजन वाला जो टॉपिक है ना जीएस 2 में, कि दूसरे देशों के संविधान से कंपेयर करने वाला, वहाँ से ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। हर बार किसी न किसी एक देश के संविधान से कंपेयर करवा ही लेते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर, दिस इज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम हंसराज कुमावत। मैं जीआरएफ हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। 2 यूपीएससी मेंस लिख चुका हूँ, मास्टर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से की है, बैचलर्स मेरा बिजनेस मैनेजमेंट से है। मैं अपने बैच का टॉपर रहा हूँ और इस फील्ड में मुझे 5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है पढ़ाते हुए और दूसरे काम करते हुए। ये हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है फेडरल सिस्टम। इसको हिंदी में कहते हैं संघीय व्यवस्था। इतना तो वैसे सबको पता ही होता है, फिर भी फेडरल सिस्टम को कहते हैं संघीय व्यवस्था, है ना। यहाँ पर देखिए, पूरे वर्ल्ड में 2 प्रकार से सरकारें काम करती हैं, है ना। गवर्नमेंट्स जो है वो 2 तरीके से काम करते हैं। एक होता है यूनिटरी गवर्नमेंट, एक होता है फेडरल गवर्नमेंट। अब आप कहोगे सर बता तो दो, दोनों का मतलब क्या है, बताएंगे। यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया कि एक सेंटर होगा, है ना। एक सेंटर होगा और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, ठीक है। इसके नीचे जो है स्टेट्स नहीं होंगी, है ना। यानी स्टेट्स देखिए होने को हो सकते हैं, मगर वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन में इनको गारंटी नहीं दी गई है। जबकि ये यूनिटरी जो गवर्नमेंट होती है, इसमें स्टेट्स अगर हैं कहीं, प्रोविंसेस अगर कहीं हैं भी, तो वो क्या होते हैं, सिर्फ सेंटर की मर्जी के ऊपर डिपेंड होते हैं। सेंटर उनको जितनी पावर दे न दे, है ना, ये सब चीज़ें होती है। जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है उसमें सारी की सारी पावर किसके अंदर होती है, जो सेंट्रल अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, उसमें होती है सारी की सारी पावर्स और अथॉरिटी, जब बात करें हम यूनिटरी गवर्नमेंट की। अब आप कहोगे सर बता दो तो कहाँ है, तो फ्रांस में ऐसी यूनिटरी गवर्नमेंट है और जापान में ऐसी यूनिटरी गवर्नमेंट है। हालांकि जापान और फ्रांस दोनों में प्रोविंसेस तो है, पर सारी की सारी शक्तियाँ किस में हैं, वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल अथॉरिटी है, उसमें है। हालांकि वहाँ पर प्रोविंसेस है, प्रोविंसेस में भी गवर्नमेंट्स होती हैं, पर जो है उनको कॉन्स्टिट्यूशन से वो पावर नहीं मिलती। अभी जब इंडिया की बात आएगी ना, तब मैं आपको समझाऊंगा कैसे, ठीक है। तो ये तो हो गई यूनिटरी गवर्नमेंट। अब बात कर लें फेडरल गवर्नमेंट की। तो फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, एक होता है यूनियन गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट, है ना, और एक होता है स्टेट गवर्नमेंट। समझ में आई आपको बात। यानी 2 स्तरों पर जो है सरकारें होती हैं यहाँ, 2 लेवल पे जो है यहाँ पर गवर्नमेंट्स होते हैं। एक नेशनल लेवल पे यूनियन या फेडरल गवर्नमेंट, और एक होता है स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो अब आप बोलोगे सर ये फेडरल गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो देखिए यूएसए में फेडरल गवर्नमेंट पाई जाती है और कनाडा में फेडरल गवर्नमेंट पाई जाती है। ऐसा होता है, ठीक है ना। जैसे कि देखिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनिटरी गवर्नमेंट होती है, उसमें क्या होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, इसमें ही सारी की सारी पावर्स होती हैं। क्या होगा, इस सेंट्रल गवर्नमेंट में सारी की सारी पावर्स होंगी। हालांकि नीचे स्टेट्स हो सकते हैं, मगर मगर इन स्टेट्स को पावर कौन देता है, ये देता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो है इनको पावर देता है। ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन इनको पावर नहीं देता, बल्कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट इनको पावर देता है। एक होता है कन्फेडरेशन। ये कैसे काम करता है, तो कन्फेडरेशन जैसे कि इसका एग्जाम्पल है यूएसए। कन्फेडरेशन में क्या होता है कि स्टेट्स जो है वो मिलके एक साथ आते हैं, और स्टेट्स जो है वो मिलके फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देते हैं। जैसे कि यूएसए में 13 कॉलोनीज जो है वो साथ में आई थी, और वो साथ में आके फिर यूएसए को बनाया था, तभी तो उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना। तो जो स्टेट्स थे वो एक जगह मिले थे, 13 कॉलोनीज जो थी वो एक जगह मिली, और फिर उन स्टेट्स ने मिलकर वहाँ की गवर्नमेंट बनाई थी, ठीक है ना। एक होता है फेडरेशन या फेडरल। इस फेडरल गवर्नमेंट, जैसे कि अगर हम देखें कनाडा वगैरह है, तो इस फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, स्टेट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से भी पावर वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, और कुछ पावर जो है वो स्टेट्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं कि हाँ भाई हमारे हिस्से में
हमारे बिहाफ पे आप ये वाले काम कर सकते हो। तो जब हम सेंटर स्टेट रिलेशन देखेंगे ना, तब देखेंगे कि राज्य जो है, स्टेट्स जो है, वो भी कुछ पावर्स छोड़ देते हैं अपनी सेंटर के पक्ष में, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने देख लिया यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, जहाँ पर सिर्फ एक सरकार होती है, सारी की सारी पावर्स जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है उसमें होती है। फेडरल गवर्नमेंट में दो स्तरों पे, यानी दो लेवल्स पर गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल लेवल पे या यूनियन जिसको फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, और एक होती है जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो, और ये दोनों इंडिपेंडेंटली होती हैं। यानी कि अगर बात करें हम किसी फेडरेशन की, तो वहां पर पावर इसको कॉन्स्टिट्यूशन देता, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। जैसे अगर हम बात करें इंडिया की, बात करें हमें इंडियन फेडरेशन की, इंडिया में वैसे फेडरेशन नहीं, यूनियन शब्द का इस्तेमाल हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, अभी आगे देखेंगे ये। तो अगर बात करें इंडियन यूनियन की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर देती है, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है स्टेट गवर्नमेंट को भी, सेंटर की दया पर निर्भर नहीं है। इसलिए तो आप देखते होंगे कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में विवाद हो जाता है कि जब फाइनेंस कमीशन को गठन करना हो या और दूसरी चीज़ों, स्टेट्स कह देते ना कि सेंटर हमें इतना इसने पैसा नहीं दे रहा, कोई सेंटर हमें भीख थोड़ी दे रहा है, ये तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है ना, हमारी ये शक्ति है, हमारे अधिकार है कि सेंटर हमें पैसे दें, है ना। तो ये वाली बात होगी, ठीक है ना। अब आ जाती है इंडियन फेडरलिज्म की बात। भारतीय फेडरलिज्म जो है वो, इंडियन फेडरलिज्म, ये कैनेडियन मॉडल पर बेस्ड है। कैनेडियन मॉडल में क्या है, जो सेंटर है ना, वो सेंटर थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है, यूएसए की जैसा नहीं है। यूएसए में क्या है, हालांकि सेंटर के पास, यूएसए में जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके पास पावर है, मगर ज्यादा पावर वहां पर स्टेट्स के पास में है। स्ट्रॉन्ग जो है वहां पर क्या है, स्टेट्स है। क्यों? क्योंकि स्टेट्स ने मिलकर ही तो यूएसए को बनाया था, जाके आगे कन्फेडरेशन बनाया था, है ना। तो वहां पर क्या है, कनाडा में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि जो वहां की फेडरल गवर्नमेंट है, वो ज़्यादा पावरफुल है, अगर फेडरल गवर्नमेंट में अगर दूसरे देशों से कंपेयर हम करें तो। सेम टू सेम इंडिया में अपनाया गया है, जो कैनेडियन मॉडल है वो ही इंडिया में अपनाया गया है। जैसे कि आर्टिकल 1 में क्या लिखा गया है, आर्टिकल 1 में जो है वो फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हिंदी मीडियम वालों को क्या प्रॉब्लम आती है, हिंदी मीडियम में यहाँ पर संघ ही लिखा है, यूनियन को भी संघ कहते हैं और फेडरेशन को भी संघ कहते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हमने पहली बार पढ़ी थी किताब, तो हम भी कंफ्यूज हो जाते थे कि सर यहाँ संघ लिखा है, कि भारत के संविधान में संघ शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है, बल्कि भारत को राज्यों का संघ बताया गया, तो ये तो एक ही बात हुई। पर नहीं, बात यहाँ यह आती है कि भारत को फेडरेशन नहीं किया कहा गया है। क्या नहीं कहा गया है? फेडरेशन नहीं कहा गया है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं है, बल्कि किसका है, यूनियन का इस्तेमाल है। तो आर्टिकल 1 जो है, जो हम पढ़ रहे थे तभी मैंने बताया था, आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, या इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ऐसा जो है वो लिखा हुआ है। ये यूनियन होगा स्टेट्स का, है ना। इसका मतलब हुआ कि स्टेट्स कैन नॉट secede, इसका मतलब हुआ कि जो स्टेट्स है वो इस यूनियन से बाहर नहीं जा सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो जैसा कि दो चीजें प्रचलित हैं, विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ, एक तो ये वाली बात होगी, एक है अविभाजित राज्यों का अविभाजित संघ। ये दो बातें, इनमें कुछ अंतर आपको पता लग रहा है, कुछ लग रहा है अंतर पता। यहाँ क्या है, विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ, ये भारत के संदर्भ में है, ये किसमें है, इंडिया के कंटेक्स्ट में ये फिट बैठता है। क्यों बैठता है? भारत में राज्यों का विभाजन तो हो सकता है, एक राज्य को काटकर दूसरा राज्य बनाया जा सकता है, दो राज्यों को मिला के एक राज्य बनाया जा सकता है, या दो राज्यों को छोटा छोटा काट के तीसरा राज्य बनाया जा सकता है। जैसे 2014 में क्या किया गया, आंध्र प्रदेश से निकाल के क्या बना दिया गया, तेलंगाना बना दिया गया। 2000 में क्या किया गया, यूपी से मिलाकर उत्तराखंड बना दिया गया, बिहार से निकालकर झारखंड बना दिया गया, और एमपी से निकालकर क्या बना दिया गया, छत्तीसगढ़ बना दिया गया, है ना। तो ये क्या होगा, विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ। ये है तो किसमें है, तो यूनियन में ही, भारत इंडियन यूनियन में ही है, परंतु अब क्या हो गया, राज्यों को तो विभाजित कर दिया, यूपी को तो कर दिया ना डिवाइड, यूपी को डिवाइड करके क्या बना दिया, उत्तराखंड बना दिया। तो हमारे यहाँ जो है स्टेट सेसीड नहीं कर सकते, यानी कि अपना जो यूनियन है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है ना। जबकि जो स्टेट्स है उनको डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है, उनको तोड़ा जा सकता है। अब एक और चीज आती है, अविभाजित राज्यों का अविभाजित संघ। इसका मतलब राज्यों को भी विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी राज्यों का भी डिस्ट्रक्शन
नहीं किया जा सकता। तो आप कहोगे सर ये कहाँ, ये है अमेरिका में, ये कहाँ है, ये है यूएसए में। यूएसए में जितने स्टेट्स हैं, कितने 50 स्टेट्स हैं। तो उन 50 स्टेट्स जो है उनमें वहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट अकेली कोई भी चेंजेस नहीं कर सकती है, और उन स्टेट्स को तोड़ मरोड़ के नए स्टेट्स वहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट जो यानी फेडरल गवर्नमेंट है वो नहीं बना सकती है। ऐसा है ना। तो वहाँ के राज्य भी अविभाजित हैं और वहाँ का संघ यानी वहाँ का फेडरेशन भी अविभाजित है। ठीक है। तो यूएसए में कहते हैं कि इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, ऐसा वहाँ पर कहा जाता है ना। अब इंडिया में जो है बहुत सारी डाइवर्सिटी है, और जो नेशनल यूनिटी को बनाए रखने के लिए और रीजनल ऑटोनॉमी को बनाए रखने के लिए यहाँ पर जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात कही गई है कि स्टेट्स मिलकर एक यूनियन बनाएंगे, जिसमें साथ ही साथ स्टेट्स को भी कुछ ऑटोनॉमी होगी। ठीक है साहब। अब आ जाते हैं फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फेडरल फीचर्स कौन सी होती है ना, वो हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में, है ना। फेडरल मतलब संघीय, संघीय विशेषताएं, हिंदी में क्या कहेंगे, संघीय विशेषताएं क्या है, जो फेडरल फीचर्स क्या है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में हम देखेंगे। पहली फीचर है ड्यूअल पॉलिटी। इंडिया में क्या है, ड्यूअल पॉलिटी है। क्या है, ड्यूअल पॉलिटी। ये फेडरल फीचर्स होता है। जिस देश में फेडरल कोई भी देश फेडरेशन होगा जिसमें फेडरल फीचर्स होंगे, उसमें ड्यूअल पॉलिटी होगी ही होगी, क्योंकि वहां पर यूनियन और स्टेट्स इन दोनों के बीच में जो है अंतर होगा। इन दोनों के जो अफेयर्स हैं वो अलग अलग वहाँ पर निर्धारित करके रखेंगे। जैसे कि अगर हम इंडिया में बात करें तो यूनियन जो है वो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स वगैरह, कम्युनिकेशन वगैरह ये देखता है, और स्टेट्स जैसे कि पब्लिक ऑर्डर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब कौन देखता है, स्टेट्स देखता है। तो अमेरिका में भी अगर देखें तो वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट जो है वो देखती है डिफेंस वगैरह ये सब, स्टेट्स फिर अपना मामला देखते हैं। हालांकि अमेरिका में स्टेट्स को अलग से पावर है, एक्स्ट्रा पावर वहाँ पर दी गई है। अगर इंडिया से कंपेयर करें तो वहाँ के स्टेट्स को ज़्यादा पावर है। ठीक है ना। नेक्स्ट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना भी किसी फेडरल गवर्नमेंट होने का एक फीचर है। क्यों, मान लीजिए फेडरेशन है, तो फेडरेशन में क्या होगा, एक फेडरल गवर्नमेंट होगी, फेडरल या यूनियन गवर्नमेंट होगी, और इसके नीचे होगा स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंसेस होते हैं। हो गया, चलो ये प्रोविंसेस हो गए। अगर मान लीजिए यहां पर कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो किसी भी बात का अगर मान लीजिए विवाद उत्पन्न हो गया, तो वो बात कैसे सुलझाई जाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा हुआ रहेगा तो सारी बातें निर्धारित रहेगी कि हाँ भाई कि ये चीज़ें जो है वो फेडरेशन की के पावर्स हैं, ये फेडरेशन के कार्य हैं, और ये जो है वो स्टेट्स की पावर है, स्टेट्स के फंक्शंस है। ये होगा, जैसे आप समझिए आप रूममेट हैं, मान लीजिए आप 3 रूममेट रहते हो, और आपने जो है कोई काम वहाँ पर डिसाइड ही नहीं कर रखा है। तो कल को लड़ाई हो जाए कि ये बर्तन मैं नहीं धोऊंगा, रोटी मैंने बनाऊंगा, सब्जी मैंने बनाऊंगा, झाड़ू पोछा मैं नहीं बनाऊंगा। तो डिसाइड कैसे होगा कि ये काम किसका है। और आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, मान लीजिए जैसे कि हम 4 दोस्त रहते थे साथ में, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा था अपना। वो मैं अगले लेक्चर में वो कॉन्स्टिट्यूशन भी लेके आऊँगा, आपको दिखाऊंगा कि कैसा हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। ठीक है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बना रखा था, तो उसमें सब आदमियों के अपने अपने काम निर्धारित थे, किसका क्या काम है क्या काम नहीं है। अब कभी भी विवाद उत्पन्न हो जाता था तो हम कॉन्स्टिट्यूशन निकालते थे और ये देख लेते थे कि हाँ ये काम तो इसका है, ये तो अनिल का है, ये तो विकास का है, ये तो अमित का है, ये तो हंसराज का है। ऐसे काम हम डिसाइड कर लिया करते थे। तो कभी भी कोई मामला आ जाए तो क्लियरली कोई चीज़ें लिखी हुई हो, इसलिए होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर कोई यूनिटरी कोई गवर्नमेंट है, यूनिटरी सिस्टम है, तो वहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम देखें यूके, तो यूके जो है वहाँ पर यूनिटरी गवर्नमेंट है, तो यूनिटरी गवर्नमेंट होने की वजह से यूके में देखिए कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। हालांकि यूनिटरी गवर्नमेंट वाले देशों में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, मगर उसकी ज़रूरत नहीं है कायदे से देखा जाए तो। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, डिवीजन ऑफ पावर्स। भाई फेडरेशन है तो डिवीजन ऑफ पावर तो होगा ही होगा। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके यूनियन लिस्ट अलग होगी, फिर एक स्टेट जो है उनकी एक स्टेट लिस्ट होगी जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स होंगे, और फिर है कंकरेंट लिस्ट जिसमें दोनों जो है वो कानून बना सकते हैं। एक मिनट में पानी पी लूँ। सॉरी, माफ करना, गला खराब हो दिवाली के बाद में बात सही। तो देखिए यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ऐसे 3 लिस्ट बना दी गई है, सब्जेक्ट बना दिया गया ना। और ये कौन से शेड्यूल में, मैंने आपको बताया था जब शेड्यूल पढ़ा रहा था तब 7th शेड्यूल में ये सब दिया गया है। देखिए ऐसा रिवीजन भी होता रहेगा अपना।
है ना। तो यहाँ पर स्टेट लिस्ट में जो जो सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे पुलिस है, ट्रेड है, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, इस पर कानून बनाने का पूरा अधिकार किसको है? स्टेट्स को है। अब इनमें जो है यूनियन जो है वो कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर मान लीजिए करता है तो स्टेट्स कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरप्रेट करेगा और बताएगा हाँ भाई साहब ये तो गलत है, सेंटर आप ये काम नहीं कर सकते, ऐसा होता है। ठीक है। फिर कोई होता है यूनियन लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट, जैसे डिफेंस हो गया, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, ये सब के सब किस में दिया गया है? यूनियन लिस्ट में। तो इनके ऊपर कानून कौन बनाएगा? यूनियन बनाएगा, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। फिर कुछ होते हैं कंकरेंट लिस्ट, जैसे कि एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड, मैरिज, अडॉप्शन हो गया, इन सब पे स्टेट भी कानून बना सकता है और यूनियन भी कानून बना सकता है, सेंटर भी कानून बना सकता है। और मान लीजिए स्टेट के कानून हैं और फिर सेंटर ने कोई कानून बना दिया, तो किसका कानून प्रिवेल होगा? सेंटर का कानून प्रिवेल करेगा, उनको स्टेट्स के कानून को ओवरराइड कर देगा। ठीक है। तो ये हमने देख लिया। जैसे कि अगर देखें हम, तो यूनियन लिस्ट में 98 आइटम्स हैं, जिसमें कि मेजर मेजर जो एंट्रीज है वो इसी में, जैसे कि डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, है ना। और अगर देखें स्टेट लिस्ट में तो 59 आइटम्स है। और अगर देखें कंकरेंट लिस्ट में, जिसको हिंदी में कहते हैं समवर्ती सूची, है ना, तो समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट में है 52 आइटम्स। ठीक है साहब, ये हो गया। नेक्स्ट है फोर्थ जो फीचर है वो है सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जहां जहां भी कोई फेडरेशन होगा, फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम होगा, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ही सुप्रीम होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए सेंटर को सुप्रीम बना दिया तो सेंटर तो सारी शक्तियां अपने हाथों में ले लेगा। जैसे अभी आप देखो करंट अफेयर्स में चलता रहता है, अभी इल्जाम में लगाया जाता है स्टेट्स के द्वारा, जैसे केरला है, कर्नाटक है, जो भी ओपोजिशन रूल स्टेट्स है वो क्या इल्जाम लगाते हैं कि सेंटर देखिए स्टेट जो सब्जेक्ट हैं उनमें इंटरफेयर कर रहा है। हम लोगों को जो है देखिए फाइनेंस जो कमीशन बनाया जाता है, उस फाइनेंस कमीशन में हमको पैसे देने में भी ये शर्तें लागू कर रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन डाल रहा है कि आपको ये सुधार करने होंगे तभी पैसे मिलेंगे, आप लोन नहीं ले सकते, है ना। तो ऐसा अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही ना हो तो क्या होगा? सारी शक्तियां सेंटर अपने हाथों में ले लेगा, तो काहे का फेडरेशन बचा फिर, है ना। तो सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होना जरूरी है। जैसे ही कोई बात मामला उठेगा, मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट बोल देगा भाई कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा है, इसके मतलब आपका अधिकार यहाँ पर नहीं बनता है या आपका अधिकार बनता है, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर सुप्रीमेसी किसकी होती है? कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होती है, जहां भी फेडरल गवर्नमेंट होती है। फिर है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया कठोर। कठोर का मतलब हो गया जिसको चेंज करना आसान ना हो। तो जहां जहां फेडरल गवर्नमेंट होगी वहां वहां कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना थोड़ा सा रिजिड होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर वहां पर रिजिड नहीं हुआ तो सेंटर तो अपने हिसाब से चेंज कर लेगा, और सेंटर अपने हिसाब से चेंज कर लेगा तो काहे का फेडरेशन भैया। जैसे कि हमने जब देखा था पिछले लेक्चर्स में, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला चैप्टर पढ़ा था। उस लेक्चर में हमने क्या देखा था? उसमें देखा था कि यूएसए में जो है वो रिजिड है और यूके में क्या है? वो इजी है, फ्लेक्सिबल है ना। माफ कीजिएगा। तो यूएसए क्या है? यूएसए एक फेडरेशन है, फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम अपनाता है। और यूके में क्या है? यूके में यूनिटरी गवर्नमेंट है। तो समझ में आया? जहां फेडरेशन होगा वहां पर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर काहे का फेडरेशन भैया। ठीक है। ठीक, जैसा अगर हम इंडिया में देखें, अब इंडिया के मामले में बात हो तो इंडिया में देखें तो यहाँ पर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है अपना? क्योंकि अगर कोई भी ऐसा चेंज करना है, अमेंडमेंट करना है जो फेडरल सिस्टम को चेंज करता हो या फेडरल सिस्टम में इंटरफेयर करता हो, अमेंडमेंट करता हो, तो उसके लिए टू थर्ड अमेंडमेंट वो मेजोरिटी चाहिए। कहाँ पर? पार्लियामेंट में। और 50% स्टेट्स जो हैं वो उसको कम से कम सिंपल मेजोरिटी से उसको क्या करना चाहिए? पास करना चाहिए, तब जाके वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना। तो ऐसा हो जैसे कि जीएसटी वाला मामला था, जैसे कि जीएसटी 101 101 और संविधान संशोधन किया गया, तो जीएसटी के मामले में करा गया तो 50% स्टेट्स जो है उनको भी परमिशन ली गई थी, है ना। तो ये रिजिड हुआ ना मामला। ठीक है। फिर है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। जहां भी कोई फेडरल सिस्टम होगा वहां पर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर ये देखिए ये जुडिशरी जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं हुई और इस एग्जीक्यूटिव के प्रति जो है कमिटेड हो गई, तो इसका मतलब क्या होगा? ये एग्जीक्यूटिव जो है ये तो सबकी पावर ले लेगा, ये तो लेजिस्लेटिव की पावर भी ले लेगा, ये तो यहाँ नीचे जो स्टेट्स हैं उनकी पावर भी ले लेगा, है ना। तो इसको रोकने के लिए क्या होगा? कोई भी जो 7th शेड्यूल वाला हमने देखा कि अलग अलग एंट्रीज बना दी गई है, स्टेट लिस्ट बना दी गई है ना।
सेंट्रल लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, अगर इन पे कोई विवाद हो जाता है, स्टेट्स में कोई विवाद हो जाता है कि दो राज्यों के बीच में भी तो विवाद हो सकता है, जैसे कि महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन दोनों के बीच में विवाद हो गया बेलगांव को लेकर। ये बेलगावी जो जिला है, जो तालुका है, उसको लेकर लफड़ा हो गया कि महाराष्ट्र कह रहा है बेलगावी हमारा है, कर्नाटक कह रहा है हमारा है। तो इसके ऊपर निर्णय कौन देगा भाई? सुप्रीम कोर्ट देगा ना। तो वो इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है ना। तो इंडिपेंडेंट जो जुडिशरी है वो एग्जाम्पल है किसका, या फीचर है वो एक फेडरल सिस्टम का, है ना, इंडियन फेडरल सिस्टम का। जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट हुआ तो किस में क्या हुआ था? तमिलनाडु में हो गया, केरल में हो गया, कर्नाटक में, है ना, साथ साथ यहाँ पर पांडिचेरी के बीच में भी हो गया था ये विवाद। तो इसको सुलझाने के लिए क्या हुआ फिर? सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक वहाँ पर आयोग बनाया और फिर उसके तो हुआ, है ना, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णय दिया। फिर आ जाता है बाई कैमरल सिस्टम। बाई कैमरल सिस्टम का मतलब है द्विसदनीय, द्विसदनीय विधायिका हिंदी में कहे तो। बाई कैमरल का मतलब हो गया कि दो सदन होंगे। जैसे ये लेजिस्लेटिव है, इसमें क्या है, ये अपनी पार्लियामेंट होगी, एक है इसमें लोकसभा, एक है राज्यसभा। लोकसभा मतलब जनता का प्रतिनिधित्व होता है इसमें, पीपल्स पार्टिसिपेशन, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन इसमें होता है। और राज्यसभा में क्या होता है? स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है। कभी देखना लोकसभा के चुनाव होते हैं माफ करना, लोकसभा के चुनाव होते हैं तो वो होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, जाके जनता चुनती है। मगर आप देखना राज्यसभा का जब भी इलेक्शन होता है, चुने जाने होते हैं, तो वो इनडायरेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा को चुनने वाले कौन है? स्टेट्स। स्टेट्स जो है वो राज्यसभा के सदस्य बना के भेजते हैं। जैसे राजस्थान है तो राजस्थान से 10 आते हैं, है ना। इस प्रकार से वो स्टेट्स उनको भेजते हैं, तो वो स्टेट्स का वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा आप, ये पार्टी है, इसमें आपने देखा होगा राघव चड्ढा और आपने हो गया संजय सिंह। मैं किसी पार्टी विशेष का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। संजय सिंह को आपने देखा होगा जब भी ये बात करेंगे तो ये बात करेंगे किसकी? दिल्ली की, केजरीवाल की, कि देखिए वहाँ पर दिल्ली सरकार को ये नहीं दिया गया, उसको दबाया जा रहा है। राघव चड्ढा को जब बात करते सुनेंगे तो आप सुनेंगे ये बात करेंगे पंजाब की। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि राघव चड्ढा जो है वो एमपी है राज्यसभा में, कहाँ से? पंजाब से। और संजय सिंह जो है वो एमपी है राज्यसभा में, कहाँ से? दिल्ली से। तो ये किसके इंटरेस्ट को वहाँ पर प्रोटेक्ट करेंगे? ये दिल्ली को और ये पंजाब को। इसलिए ये ऐसी बातें करते हैं। जब स्टार्टिंग में मैं राज्यसभा की डिबेट देखना मैंने शुरू करा तो लोकसभा में जब मैं देखता था डिबेट्स, तो ऐसा होता था कि वो किसी एक स्टेट की बात नहीं करते थे, वो पूरे देश की बात करते थे। पर जब मैंने राज्यसभा में देखना शुरू करा तो मुझे पता लगा कि ये सब अपने अपने किसी एक स्टेट की बात क्यों कर रहे हैं। तब मुझे पता लगा, बाद में जब पढ़ा, जब मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ स्टार्टिंग की, तब पता लगा कि हाँ ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ, इसलिए स्टेट्स की बात करते हैं। समझे ना आप बात? ऐसे तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। ये तो होगी अपने इंडिया के मामले में देखें तो फेडरल फीचर्स होगी कि इंडियन जो है फेडरेशन है, इंडियन जो यूनियन है, उसमें फेडरल फीचर्स क्या क्या है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट आर द फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन यूनियन? तो एग्जाम्पल दे देगा और फिर आपको देख पहचानना पड़ेगा। अब देख लेते कुछ इंडियन जो फेडरेशन है उसमें यूनिटरी फीचर्स भी है, यूनिटरी गवर्नमेंट के फीचर्स भी हैं। इसलिए तो अपने जो यूनियन है, फेडरेशन है, इंडियन फेडरेशन को फेडरल सिस्टम या फेडरेशन मानते ही नहीं है। जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है वो क्या कहते हैं? इसे क्वासी फेडरल सिस्टम कहते हैं, है ना। इसे क्वासी फेडरल सिस्टम इसे कहा जाता है, सेमी फेडरल सिस्टम इसको कहा जाता है ना। क्यों? क्योंकि इसमें फेडरल फीचर्स के साथ साथ कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं, है ना। तो वो यूनिटरी फीचर्स कौन कौन से हैं? जैसे पहला है स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो मैंने जब भी बताया था, जब मैं बता रहा था कि यूनिटरी गवर्नमेंट की क्या फीचर्स होती है या क्या होता है उसमें, तो वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ होगी वो पूरी पूरी किसी एक सेंटर के पास होगी, तो सेंट्रल अथॉरिटी वहाँ पर होती है। तो स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है जहाँ भी यूनिटरी गवर्नमेंट होती है ना। वहाँ पर जितने भी मेजर मेजर जो पावर होते हैं वो उसके पास होंगे, रेसिडियरी पावर्स जो होंगे, है ना, वो भी उसके पास होंगे, इमरजेंसी प्रोविजंस होंगे वो भी सेंटर के पास होंगे। अब इंडिया के में देखें अगर, तो इंडिया में देखिए रेसिडियरी पावर किसके पास है? देखिए एक तो हमारे यहाँ होगी यूनियन लिस्ट, जिसमें यूनियन बना देगा, एक हो गया स्टेट लिस्ट, एक हो गया कंकरेंट लिस्ट। मगर हो सकता है कि ऐसा कोई सब्जेक्ट आ जाए जो इन तीनों में से किसी लिस्ट में ना हो। भाई कोई नया ही एक
अलग से कोई एंट्री आ गई, कोई नया ही अलग से सब्जेक्ट आ गया जो अब तक है ही नहीं, जैसे कि अब तक नहीं था डेटा प्राइवेसी, नहीं था डिजिटल डेटा प्राइवेसी, अब तक नहीं था, तो ये रेसिड्यूअरी पावर किसके पास है? सेंटर की। तो अब ये मामला कौन देखेगा? सेंटर देखेगा। तो हुआ ना सेंटर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। फिर अगर देखें डिफेंस का मामला किसके पास है? सेंटर के पास। मनी का मामला किसके पास? सबसे ज्यादा टैक्स कौन कलेक्ट करता है? यूनियन कलेक्ट करता है, तो यूनियन हुआ ना स्ट्रॉन्ग। कम्युनिकेशन किसके पास है? स्टेट के सेंटर के पास में। डिफेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स किसके पास है? सेंटर के पास है, तो सेंटर स्ट्रॉन्ग हुआ ना यहाँ पर। इमरजेंसी प्रोविजंस भी है, इमरजेंसी के टाइम में तो पूरा देश यूनिटरी गवर्नमेंट के जैसे बिहेव करने लग जाता है, फेडरेशन समाप्त हो जाता है, राज्यों की शक्ति समाप्त हो जाती है। जब हम इमरजेंसी वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो और अच्छे से जानेंगे ये वाला, है ना। तो ये सब चीज़ें इंडियन जो सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फिर है नो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो इंडिया में जब मैंने बताया अविभाजित राज्यों का विभाजित संघ माफ कीजिए, विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ, तो यहां पर कोई टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं दी गई है स्टेट्स को सेंटर अकेला अपनी मर्जी से जो है वो चाहे तो स्टेट जो है उनकी बाउंड्री को चेंज कर सकता है, उनके नाम में परिवर्तन कर सकता है ना। जैसा कि 2019 में क्या हुआ, ये था जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को यूनिटरी एक्शन से, यानी बिना जम्मू कश्मीर को इन्वॉल्व किए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, जम्मू एंड कश्मीर को दो भागों में बांट दिया, एक लद्दाख और एक JNK, ये उनको बना दिया यूनियन टेरिटरी। यानी कि स्टेट जो था इसकी इंटीग्रिटी तो नहीं है ना, अगर इसकी इंटीग्रिटी होती तो फिर इनको यूटी नहीं बना सकते थे ना, तो अब इनको यूटी बना दिया। जैसा कि आंध्र प्रदेश से क्या बना दिया, तेलंगाना बना दिया, तो आंध्र प्रदेश की इंटीग्रिटी तो खत्म हो गई ना। जैसे कि यूपी से क्या बना दिया, उत्तराखंड बना दिया, MP से क्या बना दिया, छत्तीसगढ़ बना दिया, और बिहार से क्या बना दिया, झारखंड बना दिया, ऐसा बना दिया ना। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि इंटेग्रिटी तो नहीं है ना, तो यहाँ पर कोई टेरिटोरियल इंटेग्रिटी नहीं है स्टेट्स की, ठीक है। फिर है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे देश में सिर्फ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। अब तक 2019 तक जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन अलग हुआ करता था, है ना, परंतु 2019 में वहाँ के जो आर्टिकल 370 है उसको हटा दिया गया और वहाँ का जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी हट गया। अब वहाँ भी सिर्फ कौन क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही वहाँ पर लागू है, सारे इंडियन लॉज वहाँ प्रिवेल होते हैं, ठीक है ना। तो एक संविधान होना, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना यूनिटरी गवर्नमेंट की फीचर्स है। अगर हम देखें यूएसए में, यूएसए क्या है, फेडरेशन है, वहाँ पर क्या है, फेडरल गवर्नमेंट है। वहाँ पर फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग है, और स्टेट्स जो है, स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर अलग है। इसीलिए तो वहाँ का जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें सिर्फ और सिर्फ 7 आर्टिकल्स ही हैं। कितने आर्टिकल्स हैं? सिर्फ और सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं, समझ लो। अपने यहाँ कहते हैं 395 आर्टिकल्स हैं। वो क्यों है? क्योंकि अपने यहाँ स्टेट और यूनियन दोनों के लिए एक ही क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है साहब। फिर है सिंगल सिटीजनशिप। तो हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, ऐसा होता है यूनिटरी सिस्टम वाले देशों में। अगर हम देखें यूएसए में, तो वहाँ के स्टेट और नेशनल सिटीजनशिप अलग अलग होती है। जैसे कि ये मोहतरमा है, मान लीजिए कि यूएसए की है, और तो यूएसए में हो सकता है कि ये जॉर्जिया से हो, तो ये जॉर्जिया की सिटीजन तो होगी, साथ ही साथ ये यूएसए की सिटीजन भी है, और जॉर्जिया के सिटीजन होने के नाते इनको अलग लाभ मिलेंगे। जो मान लीजिए अगर कोई पेंसिल्वेनिया से, माफ़ कीजिएगा, न्यूयॉर्क वगैरह से और दूसरे राज्यों से है ना, तो वहाँ का अगर हुआ तो फिर इनको नहीं मिलेगा, है ना। तो वहाँ पर डबल डबल सिटीजनशिप होती है, कहाँ पर, अमेरिका में। फिर है ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी सर्विस जो सेंटर और स्टेट दोनों में काम करती है ना। जैसे IAS IPS है, हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं, IAS IPS से क्या है, ये ऑल इंडिया सर्विस है। एक IFS भी है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, है ना। तो IAS IPS ये इनको रिक्रूट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और फाइनल इनको अगर निकालना हो तो वो कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। मगर ये काम कहाँ करते हैं, स्टेट्स में भी काम करते हैं, है ना। तो ये क्या होगा, ऑल इंडिया सर्विसेज। ऐसा कहाँ हो सकता है भाई, सेंटर की सर्विसेज जाकर राज्यों में काम करी हो, ऐसा तो यूनिटरी गवर्नमेंट में होना चाहिए ना, फेडरल सिस्टम में तो नहीं होता। तो ऐसा होता है इंडिया में, इसका मतलब है कि ये एक यूनिटरी फीचर है। फिर है गवर्नर जो है, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, सेंटर अपॉइंट करता है, और गवर्नर जो है वो सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, एजेंट के तौर पर काम करता है स्टेट्स में, है ना। एक उसका रोल ये भी है कि वो सेंटर के एजेंट के रूप में काम करता है। जैसे ही वहाँ पर देखिए प्रेसिडेंट रूल लगाना हो तो सेंटर को कौन बताता है, गवर्नर बताता है। कोई वहाँ का कोई बिल है ना, उसको अगर रिजर्व करना है प्रेसिडेंट के लिए तो ये कौन करेगा, ये करेगा गवर्नर। तो ये गवर्नर जो है वो सेंटर के एजेंट के रूप में काम करता है।
मगर यहाँ पर सेंटर को एजेंट के रूप में काम करने के कुछ जो है डिमेरिट्स भी है, ड्रॉबैक्स भी है, वो जब हम गवर्नर पढ़ेंगे तब देखेंगे। और ये सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में बाधा खड़ी करता रहता है। इस पर सरकारिया कमीशन ने, पंछी आयोग ने, कमीशन ने, बहुत कमीशन ने, सेकेंड ARC ने, सब ने इस पर बोला कि नहीं, गवर्नर को वहाँ की जो स्टेट की पॉलिटिक्स है उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये देख लिया। और भी अगर देखें तो बहुत सारी यूनिटरी फीचर्स है, जैसे कि सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी, होगी, और इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी। इसका मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी मतलब जो कैग है, कैग वो सेंटर का तो ऑडिट करता ही है, साथ ही साथ जो स्टेट्स हैं उनका भी अकाउंट्स का ऑडिट करता है। और इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या होगा? अपने यहाँ क्या देखे पहले, यहाँ पर लोअर कोर्ट्स हैं, फिर हाई कोर्ट है, उसके ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। तो पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड है अपने यहाँ। मगर अगर फेडरेशन वाला देखें या फेडरल सिस्टम देखें तो वहाँ पर इंटीग्रेटेड नहीं होता। जैसे अमेरिका में यूएसए को हम सबसे बड़ा फेडरेशन मान लेगा, ठीक है। अब यूएसए में क्या होता है, जो वहाँ के स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के अलग सुप्रीम कोर्ट हैं। और यहाँ पर यूएसए में देखिए तो फेडरल कोर्ट जो है वो अलग है, और फेडरल कोर्ट सिर्फ फेडरल जो मामले हैं उनको ही सुनता है ना। वहाँ अगर कोई स्टेट का मामला है तो वहाँ का कोर्ट जो है वो नहीं सुनेगा, उसकी अपील भी नहीं सुनता है। पर अपने यहाँ क्या है, हाई कोर्ट जो है उसकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट सुनता है ना। तो ये सब भी एग्जाम्पल्स है या फीचर्स है, यूनिटरी या फीचर्स हैं भारत जो इंडियन अपने यहाँ फेडरेशन है उसकी, है ना। तो केसी वेयर जो है पॉलिटिकल साइंटिस्ट, ये इंडिया को एक क्वासी फेडरल स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वासी फेडरल, यानी पूरे को पूरा फेडरेशन वाले या फेडरल गवर्नमेंट वाले जो है फीचर्स इसमें नहीं है ना। कुछ यूनिटरी गवर्नमेंट वाले फीचर्स भी हैं, है ना। जैसे इमरजेंसी प्रोविजंस हो गया, ये तो यूनिटरी गवर्नमेंट के फीचर्स है ना। फिर ग्रैनविले ऑस्टिन जो है, ये भी एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, ये भी जो है इंडियन फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। दो होता है, एक होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एक होता है कॉम्पिटेटिव, दो होता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब हो गया कि स्टेट्स आपस में प्लस सेंटर मिल के काम करेंगे। क्या करेंगे? मिलकर काम करेंगे। जैसे कि नीति आयोग, यहां पर सेंटर और स्टेट दोनों का रिप्रेजेंटेशन है और दोनों मिलकर काम करते हैं। कंपिटेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या हो गया कि जो स्टेट्स हैं वो आपस में कंपटीशन करेंगे, मगर वो कंपटीशन जो है वो क्रिएटिव कंपटीशन होगा, डिस्ट्रक्टेबल कंपटीशन नहीं होगा, है ना। वो अलग जो दूसरे स्टेट्स हैं उनसे कंपटीशन करेगा और उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। जैसे कि मान लीजिए जो क्लीनलीनेस वाली रिपोर्ट आती है उसमें जैसे कि एमपी का इंदौर है वो 1 नंबर पे है, तो दूसरे स्टेट्स क्या करेंगे कि हमारा जो है वो शहर 1 नंबर पे आना चाहिए। तो पहले एक बार में कर्नाटका का मैसूर शहर भी 1 नंबर पे हुआ करता था, है ना। तो इस प्रकार से वो कम्पीट करेंगे एक दूसरे से और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये होता है कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म, है ना। तो ये हमने देख लिया। फिर सुप्रीम कोर्ट इन SR बोमई केस में क्या कहा? फेडरलिज्म इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो SR बोमई केस जो है ये किससे रिलेटेड है? ये सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड ही ये केस हुआ करता है। इसमें मेनली अगर देखा जाए तो सेंटर में जो स्टेट्स में जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, गवर्नर को वहाँ पर इंटरफेयर वहाँ की पॉलिटिक्स में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इससे रिलेटेड है SR बोमई केस। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये कब आया था, डेट याद रखना 24 अप्रैल 1973। ऐसा याद करने के लिए रटने नहीं बैठना है, मैं बार बार ऐसे ही पढ़ाता जाऊंगा, आपको याद हो जाएगी। इस दिन क्या था? केशवानंद भारती वर्सेस कौन सा राज्य? केरल केस। ये केस था, इसमें कहा था बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये हमने देख लिया आज का लेक्चर। इसमें हमने बहुत डीपली अच्छे से आराम से, अगर यहाँ से मेंस में भी अगर क्वेश्चन बनेगा ना तो आप अच्छे से लिख सकते हो अब, है ना। हमने देख लिया फेडरल सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपको कोई भाई बंधु मित्र सका दोस्त हों तो आप अवश्य चैनल को रिकमेंड करें, शेयर करें। और आपको सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।